वैसे तो पति पत्नी में लड़ाई होती रहती थी, मगर उस दिन पति ने पत्नी को यूं ही थप्पड़ मारा। पत्नी ने भी सैंडल से पति की पिटाई कर दी। इत्तेफाक से उसी समय पति के बड़े भाई ने यह सब देख लिया। जेठ ने जब बहू को पति की सैंडल से पिटाई करते हुए देखा तो वह आग बबूला हो गया। छोटे भाई को नरमर्द कहने लगा और बहू को उल्टा और उल्टा रक्षणी कहने लगा। पति ने भी इसे अपनी ही तौहीन समझी और पत्नी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। 8 साल का रिश्ता अचानक ही से टूटने के मोड़ पर आ गया। फिर रिश्तेदारों ने मामला और भी ज्यादा पेचीदा ही नहीं संगीन बना दिया। इसे खानदान की नाक कटना बताया गया। इसको खानदान से बाहर निकालो, इस तरह की मांगे उठने लगी और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती ही है तो दोनों तरफ से आरोपी का तूफान चल पड़ा। वकीलों ने भी अपने अपने दवा पेज आजमाए। लड़की को चरित्रहीन बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया। उधर लड़की वालों ने भी दहेज का मुकदमा ठोक दिया। ईगो और सबक सिखाने के जुनून में दोनों को तलाक करवा दिया। तलाक वाले दिन गिने चुने रिश्तेदार कोर्ट में पहुंचे थे। वह भी फैसला होते ही बाहर दुकानों पर बैठकर चाय पीने लगे। थके हुए हारे हुए पति पत्नी तलाक के कागज थामे कोर्ट के बाहर खड़े थे। फिर पति बाहर रखी एक बेंच पर बैठ गया। वह हाँफ रहा था। पत्नी ने उसे हाँफते देखकर बोला, इनहेलर साथ नहीं लाए क्या? पति बोला, लाया तो था मगर थैली में मिल नहीं रहा है। पत्नी ने पास जाकर थैला टटोला तो उसे इनहेलर मिल गया। सिर्फ पति ने 3-4 बार इनहेलर का पंप दबाकर लंबा सांस खींचा, तब जाकर उसके फेफड़े काम करने लगे। जब पति शांत हुआ तो पत्नी से बोल बैठा, जाओ। पत्नी पास बैठते हुए बोली, बधाई हो, जो तुम चाहते थे वही हुआ। अब तुम्हारा एक चरित्र और अचित्र औरत से हमेशा के लिए पीछा छूट गया। पति बोला, यह सब वकील के हथियार थे, फिर भी मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जानता हूँ पुरुष और औरत पर इसी हथियार से वार करता है जो औरत की आत्मा और मन को लहूलुहान कर देता है। आगे बोला, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम निष्कलंक और उज्जवल हो। चरित्र के मामले में तुम एक सच्ची नारी हो। वह चुप रही। फिर उसने गर्दन उठाकर पुरुष की तरफ देखा जो कुछ देर पहले एक उसका पति था, मगर अब उसके साथ उसके सारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। वह बोला, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। वह बोली, सब गलत था मगर बदले में कोई आरोप तो लगाना ही था। आदमी ने एक लंबी सांस ली और बोला, इस बदले की भावना में सब कुछ बह गया। हम तो ऐसे बहुत बार लड़े थे मगर कुछ घंटे में सब कुछ सही हो जाया करता था। मगर उस दिन गांव से बड़े भैया अचानक आ गए और सब कुछ देख लिया और फिर पता नहीं क्यों मैं उनके हाथ की कठपुतली बनता चला गया। इस औरत बोली, अब पछतावा हो रहा है क्या? पुरुष कुछ बोला नहीं, बस हाँ में गर्दन हिला दी। वह फिर बोली, अब घर में आपके साथ कौन रहता है? आदमी बोला, शुरू में तो भैया भाभी कभी कभार आ जाया करते थे मगर अब अकेला ही रहता हूँ। वह भी बोली, फिर रोटियां कौन बनाता है? आपको तो बनानी नहीं आती है। वह कहा उदास होकर बोला, मैं ही बनाता हूँ, बाकी टेढ़ी जैसी भी बनती है। बस थोड़ा सा हंसकर बोली और जली भी हुई। वह कुछ नहीं बोला, बस उसकी अधूरी सी मुस्कान की तरफ देखकर रह गया और वह सोच रहा था कि कितनी खुलकर हंसा करती थी ये जब साथ रहती थी, मगर 2 साल से बहुत कमजोर वह भी सोच रही थी कि साफ सुथरी गोल मटोल और फूली हुई रोटियां खाने वाला कैसे जली हुई रोटियां खा पाता होगा। तभी तो इतना कमजोर हो गया है। सांस भी पहले की अपेक्षा ज्यादा फूलने लगी है। वह छुट्टी को तोड़ते हुए चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, तुम्हारी कमर दर्द अब कैसे है? वह बोली, वैसे ही है, कभी सेक कभी पेन किलर जैसे तैसे जी रही हूँ। एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो? आदमी ने कहा तो वह फिर किसी हंसी हंसने लगी। उसके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली, आपकी अस्थमा कैसी है?
डॉक्टर भाटिया का ही इलाज चल रहा था या डॉक्टर बदल दिया है? वह बोला, ठीक है वह, मगर टेंशन में बढ़ जाता है। डॉक्टर ने स्ट्रेस कम लेने को कहा है, मगर अब तो जिंदगी ही टेंशन बनकर रह गई। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें मुझे 12 लाख नगद देने हैं और 15,000 रुपये हर महीना। अभी मेरे पास नगद नहीं है। ऐसा करता हूँ, प्रताप नगर वाला प्लाट तुम्हारे नाम कर देता हूँ। वह बोली, मगर वह तो 30 लाख से ऊपर का होगा, मुझे नहीं चाहिए। जब तब हो 12 लाख ही दे देना। वह बोला, बिटिया बड़ी होगी तब तुम्हें जरूरत महसूस होगी। वह बोली, 15,000 महीना दोगे, उसी से काम चल जाएगा। 10,000 दोगे तो भी काम चल जाएगा। अभी आप होम लोन की किस्त भी तो भर रहे होंगे। वह कुछ नहीं बोला और फिर दोनों के बीच में चुप्पी सी छा गई। वह सोच रहा था, आज भी उसको मेरे बारे में अच्छा ही सोच रही है, उसकी मजबूरियां समझती है। ऐसा समझदार बीवी मैं और कहाँ से लाऊंगा। फिर उसने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। आज भी वह चेहरे पर बच्चों जैसी मासूम सी है। कितना ध्यान रखती थी, उसका एक एक पाई बचाती थी। घर के लिए कभी पर्दे, कभी बेड शीट, कुछ ना कुछ नया खरीदती रहती थी घर को सुंदर बनाने के लिए। मगर अब तो घर उसका रहा ही नहीं। बातें खत्म हो गई थी, मगर वह भी अभी तक उसके पास ही बैठी थी। सोच रही थी, आज भी उसकी कितनी फिक्र करता है। फिर फिक्र के नाम पर उसे वह वाक्य याद आया जब गंगा स्नान करते हुए उसका पैर फिसल गया था और तब उसने उसकी बचाने के लिए नदी में कूद गया था पगलू, जबकि लाट साहब को खुद तैरना आता ही नहीं था। कितना अच्छा पति मिला था। पता नहीं कैसे मेरी मति मारी गई थी जो तलाक के कागजों पर मैंने साइन कर दिया। फिर काफी देर तक चुप्पी छाई रही। अंत में पुरुष ने खामोशी तोड़ी और बोला, एक बात पूछूं? औरत बोली, क्या? फिर वह बोला, कुछ नहीं। वह जिद करके बोली, पूछो तो, क्या पता फिर हम मिले या ना मिले। वह डरते डरते बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। औरत बोली, मुझे भी। वह बोला, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ। औरत बोली, मैं भी। फिर दोनों बच्चों की तरह रोने लगे। आदमी रोती रोते बोला, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? औरत बोली, लेकिन यह पेपर। आदमी बोला, फाड़ देते हैं। फिर दोनों ने पेपर निकाल कर फाड़ दिए। फिर जब वे दोनों हाथ पकड़कर मुख्य सड़क पर आए तो बाहर बैठे दोनों के रिश्तेदार उन्हें अजूबों की तरह देखने लगे। रिश्तेदार देखते रह गए और वह दोनों टैक्सी पकड़कर अपने घर चले गए। मोरल, झगड़िए लड़िए, मगर किसी तीसरे की मियाँ बीवी के रिश्ते में भागीदार मत लेने दीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो शेयर कर लीजिए प्लीज, और अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।